अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आइन खालिद। हम सेल साइकिल के नाइन्थ बायोलॉजी एक और वीडियो के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। हम लास्ट लेक्चर में माइटोसिस के बारे में बड़ी डिटेल के साथ देख चुके हैं कि माइटोसिस आपके पास होती क्या है और किस तरह से उसके अंदर जो सिक्वेंशियल चेंजेस आती हैं, ताकि आपके पास वहाँ पर एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बन सकें। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस मीन लाइक आपके पास, आप इसको बोल सकते हो एप्लीकेशंस बोल सकते हो, या आप इम्पोर्टेंस बोल सकते हो माइटोसिस की, कि माइटोसिस क्यों ज़रूरी है, क्यों इसका जो होना है वो नेचर के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें कि जो इसका मेन फंक्शन है आपके पास माइटोसिस का, वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर माइटोसिस के दो मेन फंक्शन है। एक आपके पास है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करना। तो फर्स्ट वन इज आपके पास क्रोमोसोमल जो आपने नंबर है उसकी मेंटेनेंस करनी है। तो फॉर दैट रीजन यू मस्ट हैव टू, आपके जो सेल्स हैं उनका परफॉर्म करना पड़ेगी माइटोसिस। और जो सेकंड चीज़ है जिसकी आपकी मेंटेनेंस चाहिए, वो है आपके पास जेनेटिक मटेरियल की। अगर आपने उसको सेल्स के अंदर ट्रांसफर करवाना है, वही सेल, मतलब अपने एक सेल है आपके पास, उसको उस नए सेल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको जेनेटिक मटेरियल भी चाहिए। अब कोई भी सेल जेनेटिक मटेरियल के बगैर कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ों की मेंटेनेंस है। एक तो आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और जब आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहेंगे तो क्रोमोसोम के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल भी है, तो वो ऑटोमेटिकली मेंटेन रहने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंस रहने वाली है वो हम चेक करते हैं। दैट इज, इन्हीं दोनों से मिलता जुलता पॉइंट है, दैट इज जेनेटिक स्टेबिलिटी। जेनेटिक स्टेबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है कि जब आपके पास जो लाइक सपोज एक सेल है आपके पास ये वाला, इसके अंदर ये एक तरह से आपका डीएनए है। अब क्या हो, इससे आपको आइडिया है कि इसके दो डॉटर सेल पैदा होंगे। उन डॉटर सेल के अंदर भी ये आपके पास एग्जैक्टली सेम जेनेटिक मटेरियल वाला, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखने वाला एक स्ट्रक्चर पैदा करना है, सेल्स पैदा करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करवानी पड़ेगी, किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको माइटोसिस की ज़रूरत है। अब ये होता कैसे है, कब होता है माइटोसिस के अंदर, आपने इंटरफेस पढ़ी है। इंटरफेस के अंदर एक फेज होती है, दैट इज एस फेज। एस फेज को आप सिंथेसिस फेज बोलते हो। इसमें आपके पास जो डीएनए का नंबर है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है आपके पास, टू टाइम हो जाता है, टू टाइम ऑफ दैट पेरेंटल डीएनए। अब क्या होता है, वो डीएनए आपके पास ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो एक जो डीएनए की कॉपी है वो एक डॉटर सेल के अंदर चली जाती है, और जो सेकंड कॉपी वो आपके पास सेकंड डॉटर सेल के अंदर चली जाती है आपके पास, और वो एग्जैक्टली सेम कॉपीज होती हैं आपके पास। देन अगले पॉइंट की हम अगर बात करते हैं जल्दी से, दैट इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। हम अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी माइटोसिस है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर किस तरह से इन्वॉल्व है। अगर हम बात करते हैं, लाइक जस्ट सपोज आपके पास स्पर्म है और एग है, और इनकी फर्टिलाइजेशन से आपके पास क्या होता है, जाइगोट बनता है। तो आपके पास जो स्पर्म है दैट इज हैप्लॉइड इन नंबर, और एग इन हैप्लॉइड इन नंबर। हैप्लॉइड, अब दो चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। एक है आपके पास हैप्लॉइड सेल्स हैं, एंड अदर वन इज आपके पास डिप्लॉइड सेल्स हैं। हैप्लॉइड सेल में, जिसमें ऐसे सेल्स जहां पर आपके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास होंगे, वो आपके पास सेल हैप्लॉइड कहलाएगा। उसको आप रिप्रेजेंट करते हो एन से। डिप्लॉइड में आपके पास क्या होगा, जिसमें डबल सेट या टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो टू एन से। जस्ट सपोज आपके पास अगर ह्यूमन सेल है, अगर उसमें 46 क्रोमोसोम आपके पास आते हैं, तो एक ऐसा सेल जहां पर 46 ही क्रोमोसोम होंगे वो सेल आपके पास हैप्लॉइड कहलाएगा। और अगर इस 46 सेल वाले से एक ऐसा सेल बनता है जिसके अंदर 23 हाफ प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो सॉरी, मैं 46 वाले को आप डिप्लॉयड बोलते हो, इस वाले को आप जस्ट गिव मी सेकंड, 46 वाले को आप डिप्लॉयड बोलते हो, और 23rd वाले को आप हैप्लॉइड बोलोगे। सॉरी फॉर दैट रीजन। अच्छा, 46 वाला आपके पास डबल सेट रखता है, तो इसको आप क्या बोलते हो, डेप्लॉइड सेल बोलते हो। और 23 वाला आपके पास क्या होगा, हैप्लॉइड इन नंबर होंगे आपके पास। सेम केस है, अगर लाइक आपको पेपर में एमसीक्यूज क्या आ जाता होता है कि यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक ऐसा जानदार है, उसके अंदर जस्ट सपोज मे बी 14 क्रोमोसोम्स हैं, या आप उसके दो तरह के सेल्स आप यहाँ पर नाम दे सकते हो। डिप्लॉयड सेल आपके पास सोमैटिक सेल्स होते हैं, जिनका जेनेटिक हेरिडिटी के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और सेकंड आपके पास क्या आते हैं, जर्म सेल्स या जर्म लाइन सेल्स, जिनको आप बोलते हो यहाँ
या जिनको आप रिप्रोडक्टिव सेल्स बोल सकते हो, वो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। उनमें एक सिंगल सेट आपके पास मौजूद होता है। अब होता है कि आपके पास कि अच्छा, एमसीक्यूज की बात कर रहे थे, तो आपको पेपर में आपको एक एमसीक्यूज आ गया कि एक सेल है, ह्यूमन है, उसके अंदर 14 क्रोमोजोम है उसके सोमेटिक सेल्स के अंदर। तो बताओ उसके जर्म लाइन सेल्स के अंदर या उसके जो हैप्लॉइड सेल होंगे उसके अंदर कितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। तो आप उसको क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, हाफ कर दोगे, 7 आपके पास क्रोमोजोम्स वहां पर आ जाएंगे। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले आपके पास अगर आपको आइडिया हो जाएगा, स्पर्म हैप्लॉइड हैं, एग हैप्लॉइड हैं, तो वहां से आपके पास ये दोनों सेट आपके पास कंबाइन करेंगे और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जाइगोट के नेम से। जाइगोट आपके पास डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब जाइगोट आपके पास सिंगल सेल स्टेज है, एक पहला सेल फॉर्म हो जाएगा जिस जो डिप्लॉयड होगा। अब इससे पूरी जर्नी स्टार्ट करके आपने एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म पैदा करना है। उस ऑर्गेनिज्म को पैदा करने और देखो, एक सेल से यहाँ पर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाना है। तो एक सेल से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। मतलब एक सेल जो है आपके पास, वो फर्दर सेल डिवीजन के जरिए से डिवाइड करता रहेगा, रेप्लिकेट करता रहेगा। इस तरह से मल्टीपल आपके पास मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एक बन जाएगा, जिसको आप एक जानदार बोलोगे। फिर उसकी अगर फर्दर ग्रोथ करते हैं, लाइक एक न्यू बोर्न बेबी है, अगर वो ग्रो करेगा तो ग्रोथ या उसकी हाइट बढ़ रही है, जस्ट सपोज, वो किस तरह से बढ़ रही है, आपके पास माइटोसिस के जरिए बढ़ रही है। देन आपके पास है सेकंड जो इसकी सिग्निफिकेंस, दैट इज सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या होता है कि जो आपके ऐसे सेल्स जो खराब हो चुके हैं, वर्न आउट सेल्स हैं आपके पास, उनको आपने रिप्लेस करना है न्यू सेल्स के साथ। तो आप, आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए माइटोसिस वहां पर भी लगती है। लाइक आपके पास एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स आपके पास कहाँ पर होते हैं, लाइक आपके जस्ट सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये होते हैं, मतलब स्टमक के अंदर आपको मिल जाएंगे। जस्ट सपोज आपको ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर मिल जाएंगे, लंग्स के अंदर मिल जाएंगे। अब जो आपके पास स्टमक की जो सबसे इनर मोस्ट लेयरिंग है, जहाँ पर HCl एक्सपोज होता है, तो वो क्या होती है, वो खराब होती रहती है। कि वहां पर एसिड है तो वो उसको क्या करता रहेगा, उसकी वॉल को क्या करता रहेगा, डिस्ट्रॉय करता रहेगा। अब वहां पर उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए वहां पर नए एपिथेलियल सेल्स पैदा होते रहते हैं। अब एपिथेलियल सेल, एक एपिथेलियल सेल से नया एपिथेलियल सेल अगर बन रहा है, तो अगर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है, एग्जैक्टली सेम है, वो किसके मरहूने मिन्नत होगा, माइटोसिस के फिनोमेना के मरहूने मिन्नत होगा। अगर फोर्स से लाइक, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई डैमेज आ जाता है, उसकी रिपेयरिंग करनी है, तो वो कौन इन्वॉल्व होगा, वहां पर आपके पास माइटोसिस इन्वॉल्व होगी। अगर आपके कोई चोट लग जाती है और आपने वहां पर अब वूंड हीलिंग करनी है, तो वहां पर भी आपको किसकी मदद की जरूरत पड़ेगी, माइटोसिस की मदद पड़ेगी आपको जरूरत की। देन आपके पास कुछ जानदार होते हैं, उनमें एक एबिलिटी होती है रीजनरेशन की। रीजनरेशन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक आपके पास एक लिजर्ड है, लिजर्ड की जो टेल है उसकी फोर्स से कट जाती है। अब अगर वही लिजर्ड अपनी टेल को दोबारा से रीजनरेट कर लेती है, दोबारा से उसको, अगर आपके पास क्या हो जाए कि दोबारा से एक होल पार्ट बन जाए, ठीक है, तो उसमें भी आपके पास माइटोसिस इन्वॉल्व होगी। लाइक सिंपली अगर आपके पास कोई भी लाइक स्टार फिश है, इस तरह से समहाउ आपके पास स्टार फिश होती है। अब अगर फोर्स से हम इस स्टार फिश की बाजू काट दें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, इस ये एक बाजू इसका या एक इसकी आर्म जो है वो कट जाएगी। अब इसके पास एबिलिटी क्या है कि ये अपनी इस आर्म को दोबारा से रीजनरेट कर लेगी। तो इसका जो मिसिंग पार्ट होगा, उस मिसिंग पार्ट को ये दोबारा क्या कर लेगी, पूरे को रिप्लेस कर लेगी। इस तरह की जो आपके पास फिनोमिना है, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। तो इसमें क्या होगा, तो जो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स टू फॉर्म मिसिंग सेल्स आपके पास क्या कहलाएंगे, माइटोसिस कहलाएंगे, मतलब उसी में। देन आपके पास कुछ जानवर हैं, कुछ जानदार हैं, कुछ पौधे हैं जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं। अब समझ लो कि व्हाट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपके पास दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पर आपके पास ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। मतलब उसी एक पेरेंट से आपके पास वहां पर जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो पैदा हो जाएंगे। अब इस फिनोमिना को भी जो चलाने वाला, जो इसके पीछे पूरी मोटिव फोर्स है, दैट इज माइटोसिस। तो असल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बेस है वो कहाँ पर लाई करती है, माइटोसिस के अंदर लाई करती है। सेम कैसे अगर हम यही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पौधों के अंदर चेक करें, प्लांट्स के अंदर हम बात करें, तो प्लांट के अंदर आप इस तरह की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप क्या बोलोगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हो। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होती है कि आप पौधे का कोई भी स्ट्रक्चर ले लेते हो, लाइक उसकी रूट ले लेते हो, लाइक उसकी स्टेम ले लेते हो, या उसका इवन पत्ता अगर आप ले लेते हो, और उसको आप
ग्रो करवाते हो, रिप्रोड्यूस करवाते हो, तो वो किस फिनोमेना के पीछे एक पत्ते से एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, एक रूट से पूरे का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, एक स्टेम से एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, उसके पीछे कौन सा लॉजिक है, उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइटोसिस। तो आपके पास जो जानवर हैं, जो मतलब ऑर्गेनिज्म है, लाइक स्पंजीज हैं, लाइक प्लेनेरिया है, और इसके अलावा आपके पास हाइड्रा है, ये किस बेस पर अपने आप को ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाते हैं, उसके पीछे जो ड्राइव है, डेरिवेटिव फोर्स आपको, दैट इज माइटोसिस। देन अगर हम उत्तर यही काम, मतलब फोर्स से अगर हम प्लांट से कोई भी उसका एक्सट्रैक्ट ले लिया, जिसको आप एक्सप्लांट का नाम दे देते हो, लाइक हमने उससे कोई रूट का हिस्सा ले लिया, लाइक स्टेम ले ली, या इवन लीफ का कोई छोटा सा पार्ट ले लिया, और उसका अब हम आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर मतलब लैब के अंदर उसको ग्रो करवाना चाह रहे हैं और उसे पूरे का पूरा पौधा बनवाना चाह रहे हैं, तो उसे आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ दैट प्लांट बनेंगी। और इस फिनोमेना को आप क्या नाम देते हो? क्लोनिंग का नाम देते हो। और अगर हम वहाँ पर स्मॉल मैस ऑफ टिश्यू यूज कर रहे हैं, मतलब सिंपल टिश्यू आप यूज कर रहे हो, तो उस केस में जब आप पूरे का पूरा प्लांट जनरेट कर लोगे, पूरा ऑर्गेनिज्म मतलब जनरेट कर लोगे, उसको आप क्या बोलते हो? टिश्यू कल्चर का नाम देते हैं। होप सो हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को आप तक पहुंचाने में थोड़ा बहुत कामयाब हुए होंगे। आई नो ये चीज़ थोड़ा सा हम क्विकली गुजरे हैं यहाँ से, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ आर दिस सीरीज। यहाँ पर जो हम जो लेक्चर हैं, इसको हम कंसाइज फॉर्म में और ज़्यादा जितनी मतलब इतनी डेप्थ में जाकर नहीं देख रहे हैं, तो जस्ट वो रिवीजन या क्विक आपके पास रिव्यू हो जाएगा यहाँ पर। देन हम अब आज का इस लेक्चर का हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेन वन, दैट इज मियोसिस। इसको भी हम क्विकली गो थ्रू करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर। अब मियोसिस के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। एक तो पहला आपके पास ये एमसीक्यूज आ जाता है यहाँ पर आपके पास। अच्छा, इसमें क्या होगा आपके पास? जो पेरेंटल सेल है, जस्ट सपोज वो 2n है, तो आपके जो डॉटर सेल्स यहाँ पर पैदा होंगे वो क्या होंगे? n होंगे। मतलब यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि ऐसी फेज जहाँ पर डिप्लॉयड सेल्स को आप हैप्लॉयड सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, उस फेज का जो नाम कहलाएगा वो मियोसिस कहलाएगी। अच्छा, अब माइटोसिस आपके पास किस तरह के सेल्स के अंदर होती है? सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है, जिन्होंने जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब जनरेशन को रिप्रोड्यूस करवाने में, पैदा करने में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी होती। और जो मियोसिस है पुत्र, ये आपके पास एमसीक्यू आ जाएगा कि यहाँ पर जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं किसी भी जानदार के अंदर, उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो जनरेशन है, वो किस फिनोमेना की वजह से होती है? मियोसिस की वजह से होती है। और यही जो आपके जर्म लाइन सेल्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप इसको इस तरह से बोल सकते हो। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन करवाने के लिए जो फिनोमिना है वो भी आपके पास क्या है? मियोसिस आप बोल सकते हो। अच्छा, तो सिंपली अगर हम ये बात करें मियोसिस के अंदर, जो पेरेंटल के क्रोमोसोमल नंबर है, उसकी क्या होगी? रिडक्शन होगी इनटू डॉटर सेल, जब आपके पास वहां पर बनेंगे। देन अब अगली चीज बात करते हैं यहाँ पर। दो बातें हम यहाँ पर देखेंगे। एक होते हैं यहाँ पर होमोलोगस पेयर्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। और एक आपके पास अब होमोलोगस पेयर कहाँ पर होंगे? होमोलोगस पेयर हमेशा आपके पास डिप्लॉयड सेल के अंदर होंगे, क्योंकि डिप्लॉयड सेल के अंदर हर क्रोमोसोम की एक दूसरी कॉपी होगी। जस्ट सपोज आपके पास एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम है आपके पास, ठीक है, इसके साथ आप दूसरी इसकी क्रोमेटिड भी लगा सकते हो। अच्छा, अब आपके पास उसी सेल के अंदर, डिप्लॉयड सेल के अंदर, इसकी एग्जैक्टली सेम कॉपी मौजूद होगी। लाइक सो जैसे सपोज हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये आपके पास इसकी कॉपी होगी। अब फोर से यहाँ पर एक जीन पड़ा होगा ए, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली जीन ए ही पड़ा होगा। उसकी फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, बट दैट इज नॉट आर हेडिक राइट नाउ। तो अगर आपके पास ये इन दोनों क्रोमोसोम का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली सेम होगा, तो ये दोनों क्रोमोसोम आपके पास क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। आज जब अब अगर हम ये बात कर लेते हैं, जस्ट सपोज हम बात कर लेते हैं, हमारे पास अब एक और क्रोमोसोम है, लाइक सो। अब ये कुछ डिफरेंट है, यहाँ पर जीन ए आपको नहीं मिलेगा, जस्ट सपोज यहाँ पर आपके पास जीन वाई, जस्ट सपोज। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम जो हमने अभी ग्रीन कलर में बनाया है, ये आपस में, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? तो ये आपके पास नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। मतलब ये जस्ट सपोज ये क्रोमोसोम ए ये किस क्रोमोसोम वाई की कॉपी नहीं है। तो ये जो ब्लैक वाले हैं दो हैं, ये आपस में क्या है? होमोलोगस हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड सेल के अंदर क्या होता है कि इन दोनों ए में से कोई एक ए चला जाएगा, मे बी
हम देखेंगे यहाँ पर क्या सेम जाएगा, क्या उसमें थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है कि नहीं आ सकती, वो हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, म्योसिस भी माइटोसिस की तरह एक कंटिन्यूस फेज है। इसमें भी आपके पास जो फेजेस आप आएंगी वो आपके पास होंगी, इंटरफेज वन होगी आपके पास। देन आपके पास हम एंटर हो जाएंगे म्योसिस वन के अंदर। देन हम एंटर हो जाएंगे इंटरफेज सेकंड के अंदर। देन हम फाइनली आपके पास कहाँ पर आ जाएंगे, म्योसिस सेकंड। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस खत्म हो जाएगी, फिर हमारे पास फोर डॉटर सेल पैदा हो जाएंगे। अच्छा, अब हम जल्दी से चलते हैं, अगर थोड़ा सा इंटरफेज वन की बात करें। हम इंटरफेज वन में ज़्यादा डेप्थ के अंदर बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं माइटोसिस के पोर्शन के अंदर के। माइट इंटरफेस में आपके पास, आपको आइडिया है, G1 फेज होती है, एस फेज होती है, देन आपके पास G2 फेज होती है। तो अगर आप इसकी क्विक रिवीजन करना चाह रहे हैं या इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसी प्लेलिस्ट के जो पहली वीडियो होगी वहाँ पर जाकर माइटोसिस वाली लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस कर सकते हैं। देन अगर हम म्योसिस वन की बात करते हैं, अगर इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर सेम हमारे पास चार फेजेस आएंगी, लाइक जैसे हमारे पास वहां पर थी माइटोसिस के अंदर, प्रोफेज वन के नेम से, देन मेटाफेज वन के नेम से, देन हमारे पास थर्ड फेज होगी एनाफेज वन, और हमारे पास लास्ट फेज इसकी होगी टीलोफेज वन। और फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, साइटोकेनेसिस हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इंटरफेज सेकंड में जाएंगे। अच्छा, इंटरफेस वन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर जब जब हम सिंपली बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, एस फेज की बात कर रहे हैं। कि यहाँ पर जो आपके पास क्रोमोसोम का नंबर है वो तो सेम रहने वाला है, लेकिन जो उसके अंदर डीएनए की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी, 2x हो जाएगी। जैसे सपोज आपके पास एक सेल के अंदर डीएनए की अमाउंट 1x है, तो अगर एस फेज में से गुजरेगा तो वहां पर अमाउंट आपके पास क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। होप सो हम यहाँ पर अपनी बात पहुंचाने में आप तक कामयाब हुए होंगे। देन अब हम स्टार्ट करते हैं म्योसिस वन से। म्योसिस वन में आपके पास होता क्या है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। म्योसिस वन के हम कुछ पॉइंट लेते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज पॉइंट है वो है, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन फेज। सबसे जरूरी पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रिडक्शन फेज है। यहाँ पर उत्तर क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास जो म्योसिस वन है, इसमें जो आपके पास एक सेल है, एक सेल में जस्ट सपोज हम बात कर लेते हैं, लाइक आपके पास यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, जस्ट सपोज कर लेते हैं। तो इसमें जो सेकंड सेल, मतलब दो डॉटर सेल बनेंगे, उनमें दोनों में 23 क्रोमोसोम होंगे। मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। सेम म्योसिस वन में हमारे पास दो फेजेस आएंगी, एक कैरियोकाइनेसिस आएगी और सेकंड आपके पास कौन सी आएगी, साइटोकाइनेसिस आएगी। और फिर हम कैरियोकाइनेसिस वन की अगर बात करें, तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज वन है आपके पास। देन आपके पास यहाँ पर बात कर चुके हैं मेटाफेज वन है। देन आपके पास यहाँ पर क्या होगी, एनाफेज वन होगी। देन लास्ट वन इज टीलोफेज वन आपके पास यहाँ पर कहलाएगी। अब जल्दी से अगर हम प्रोफेज वन की बात करते हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, वहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि प्रोफेज वन में हमारे की इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, प्रोफेज वन के बारे में हम जो पहली बात करेंगे, जो पहला एमसीक्यूज आपके पास, दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेयोसिस। सबसे लंबी फेज आपका, सॉरी ये एमसीक्यू से। और इसका पहला अगर हम की इवेंट की बात करेंगे, अच्छा यहाँ पर जो आपके पास क्रोमाटिन होगा, जो इंटरफेस से आ रहा है, वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। मतलब क्रोमाटिन से क्रोमोसोम के अंदर आपकी जो क्वाइलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कंडेंसेशन आपके पास वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा आपके पास, जो सबसे ज्यादा की पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दैट इज वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट, आप इसको बात बोल सकते हो। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, लाइन अप हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। इसको आप लाइन अप बोल सकते हो, पेयर अप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब आप सिंपल से बात है, लाइन अप करके यहाँ पर क्या बनेंगे, इनके पेयर्स बन जाएंगे। देन मतलब यहाँ पर आपके पास जो इनके सेंट्रोमियर्स होंगे वो ऑलमोस्ट इन सेम पोजीशन होंगे। सेंट्रोमियर ऑफ बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्या होंगे, सेम पोजीशन के अंदर आकर लाई कर जाएंगे। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो पेयरिंग प्रोसेस है जिसके अंदर वो पेयर अप हो रहे हैं, आपस में आकर एक दूसरे के अलाइन लग रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ साथ क्लोजिंग शो कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस है, वो जो फिनोमेना है, दैट इज टर्म्ड एज साइनेप्सिस है। और ये आपके लिए डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, साइनेप्सिस के नतीजे में जो पेयर बनेगा, उस
पेयर को आप क्या बोलते हो, या तो बाइवेलेंट का नाम दोगे और यहाँ आप उसको टेट्राड का नाम देते हो। हम यहाँ पर पिक्चर्स भी बनाकर चेक कर लेते हैं। लाइक सपोज ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, ये ग्रीन कलर में आ गया आपके पास, और यहाँ पर आपके पास एक सेकंड इसी की कॉपी है, और ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोम। अब ये क्या होगा, ये एक दूसरे के इस तरह से लाइन अप हो गया, मतलब देखो सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर इनकी एक ही पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं एक तरह से। तो हम ज़्यादा हाइपोथेटिकल अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको राइट नाउ हम इसको इस तरह से मजीद मजीद रियलिस्टिक नहीं बना सकते यहाँ पर। अच्छा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके पास बन रहा है, ये किस फिनोमेना की वजह से बना है, साइनेप्सिस की वजह से बना है। और ये जो स्ट्रक्चर अब बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ बाइवेलेंट का नाम दोगे, मतलब दो, ठीक है। और यहाँ इसको चार क्रोमाटिड की बेस पर आप इसको क्या नाम दोगे, टेट्राड का नाम। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि जस्ट सपोज मैं इन्हीं दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को डिफरेंट कलर से शो करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर एक क्रोमोसोम को, एक होमोलोगस क्रोमोसोम को मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ जस्ट सपोज, और एक सेकंड इसी की जो हमने यहाँ पर ग्रीन बनाई है, मैं इसको यहाँ पर ब्लैक से शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका एक सेगमेंट, लाइक मैं इसको पहले अलग से बनाता हूँ, जस्ट सपोज ये आपके पास सेकंड क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम। इसकी जो कुछ आर्म्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो इसकी क्रोमाटिड्स हैं सेकंड होमोलोगस क्रोमोसोम की, वो आपस में इनके साथ मतलब यहाँ पर थोड़ी सी अटैचमेंट यहाँ पर कुछ शो करना स्टार्ट कर देंगे। अब इस जो जिस पॉइंट के ऊपर मतलब लाइक ये ब्लैक वाला, जस्ट सपोज हम इसको इस तरह से बना लेते हैं, थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर जो आपके पास ग्रीन वाला है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में मैचअप हो रहे हैं, पेयर अप हो रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, इस पॉइंट को आप नाम देते होते हो चियाश या क्यास का नाम, जो भी आप देना चाहते हो उसको बोल सकते हो। तो अब अगर हम चियाश की या क्यास्मा की हम अगर हम बात करें, तो चियाश या क्यास्मा आपके पास क्या होता है, ये वो पॉइंट है, ये एक्सचेंज पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हो। ये एक्सचेंज किस चीज़ का यहाँ पर होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन दीज टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। तो इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के दरमियान जो जेनेटिक मटेरियल का कुछ एक्सचेंज होगा, तो आपके पास क्या कहलाएगा, जिस पॉइंट के जरिए से होगा वो उसको आप क्या बोलोगे, चाशमेटा या क्यास्मा बोलोगे, अगर आप प्लूरल फॉर्म में बोल रहे हो। अच्छा, अब ये जो फिनोमेना है, फिनोमेना कौन सा है, जहां पर आपके पास एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल का, इस फिनोमेना को आप नाम देते होते हो क्या, क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हो। इस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में आपके पास क्या होते हैं, ये जो सेल्स हैं वो अपने पेरेंटल सेल की तरह से आइडेंटिकल नहीं होते, दे बिकम सम, वो वेरिएशन शो करते हैं, थोड़ा मुख्तलिफ शो हो जाते हैं आपके पास वहां पर। तो होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम अगले पेज पे क्रॉसिंग ओवर की जो फाइनल पिक्चर है वो अगर हम ड्रा कर लें, तो आपके पास जो लाइक ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, सपोज होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये एक इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पर अगर हम एक दूसरा बना लें, दूसरा आपके पास हम दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर बना रहे हैं। अब जो इसका स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर ग्रीन आ गया, और यहाँ पर ये जो पहले से थे ग्रीन ही था। अब देखो ये जो पुराना था ग्रीन था पूरे का पूरा, अब इसके पास ये ब्लैक सेगमेंट हमने पूरा शो कर लिया कि भाई पूरे का पूरा इसने ले लिया, लाजमी नहीं है पूरा ये सेगमेंट यहाँ पर आ जाए। और यहाँ पर देखो ये ब्लैक क्रोमोसोम था, इसके पास क्या था, पूरा स्ट्रक्चर ब्लैक था, अब इसके पास एक स्ट्रक्चर ग्रीन भी आ चुका है। तो अब ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये नए बन चुके हैं, दोनों जो नए कॉम्बिनेशन होते हैं उनको आप बोलते हो रिकम्बिनेंट्स का नाम देते हो, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या होगा, जब प्रोफेज एंड होगी तो आपके पास क्रोमोसोम मुकम्मल तौर पर कंडेंस हो चुके होंगे। फिर क्या होगा, अब जो आपके जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे को, ये जो पेयर्ड जस्ट सपोज ये आपके पास अभी भी पेयर्ड है, जस्ट सपोज इसको आप तसव्वुर कर लो कि एक दूसरे के क्लोज ही पड़े हैं। अब ये यहाँ पर क्या स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, रिपल्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब फिर भी ये अभी भी चार्ज मेटा के पॉइंट पर अटैच होते हैं, आपको ये क्लियर रखना है। देन माइटोसिस की तरह यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि इस टाइम पर भी न्यूक्लियल आए, या जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो, प्लस जो आपकी न्यूक्लियर इन्वेलप है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, डिस अपीयर हो जाएगी। क्लियर। देन यहाँ पर स्पिंडल अपरेटस या स्पिंडल फाइबर आप इसको बोल सकते हो, वो बनना क्या हो जाएंगे, उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास प्रोफेस वन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इसके लिए एक
पिक्चर लेकर आते हैं ताकि हम क्रॉसिंग ओवर के फिनोमिना को थोड़ा बहुत अ, समझने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन। यहाँ जो हमारे पास पिक्चर है, अब देखो आपके पास ये पेरेंटल क्रोमोसोम है, ये डबल हो जाएगा, मैटरनल क्रोमोसोम में आपके पास रेप्लिकेशन होगी इसकी। अब देखो ये इसकी जो दूसरी कॉपी बनेगी दैट विल बी सिस्टर क्रोमाटिड, लेकिन ये ऑरेंज और ब्लू आपस में क्या होंगी, ये नॉन सिस्टर होंगी। अब देखो यहाँ पर जो ऑरेंज और ब्लू जहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं उस पॉइंट को आप क्या नाम देते हो, चियाश मेटा का नाम देते हो। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक्सचेंज होगा। आप देखो यहाँ पर आप इधर आ जाओ। अब यहाँ पर पर्पल वाले के पास कुछ हिस्सा ऑरेंज का आ गया है और ऑरेंज वाले के पास कुछ हिस्सा पर्पल क्रोमोसोम का आ गया। इस तरह के जो क्रोमोटिड्स हैं या क्रोमोसोम है आप उसको क्या बोलते हो, रिकम्बिनेंट्स का नाम देते हो। तो और आप देखो पेरेंटल क्रोमोसोम आपके पास इस तरह से, और जो नए वाले थे वो आपके पास थोड़ा सा उनसे डिफरेंट आ चुके, चेंज आ चुकी है यहाँ पर आपके पास। देन हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज वन में क्या होगा, मेटाफेज वन में जो आपके बायोवेलेंट हैं वो एक दूसरे को, मतलब मैं अब यहाँ पर आपको सिंपली चलो हम इसको इस तरह से शो कर लेते हैं और इसको इस तरह से शो कर लेते हैं लाइक, और हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा आपके पास, और यहाँ पर इस तरह से। अब ये क्या होंगे, इसी तरह से नीचे वाले मतलब 23 पेयर्स और आ जाएंगे आपके पास इस तरह से। तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या साइटोस्केलेटन है या सेंट्रोसोम है, आप जिसको सेंट्रियूल्स हैं, जैसे जैसे भी आप इसका आपका दिल करता है बोलने का। तो यहाँ पर से क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से जस्ट स्पिंडल्स फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगर ऊपर होगा तो उससे भी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका बायोवेलेंट्स हैं, अब यहाँ पर बायोवेलेंट्स अरेंज होंगे। वहां पर आप बात करें तो वहां पर क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट हो रही थी, यहाँ पर बायोवेलेंट्स अरेंज होंगे एट एक पॉइंट ऑफ इक्वेटर या इक्वेटर प्लेट आप इसको बोल सकते हैं, वहां पर ज्वाइन होंगे। और जो स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब यहाँ पर भी आपके पास ये जस्ट सपोज यहाँ पर भी आपके पास क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे ऊपर नीचे सारे कुछ। अब जो ये स्ट्रक्चर बनेगा वो आपके पास क्या कहलाएगी, मेटाफेज प्लेट आप उसको बोल सकते हैं। सही है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फेज है एनाफेज वन, दैट इज एनाफेज वन। एनाफेज वन में क्या होगा, पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी, पुलिंग ऑफ। अब ये इंपॉर्टेंट एम्स की थोड़ा आप गौर से अगर चेक करो, यहाँ पर सेपरेशन होगी या पुलिंग होगी किस चीज की, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होगी। अगर आप माइटोसिस में जाते हो वहां पर क्रोमाटिड्स की सेपरेशन स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन खैर हम यहाँ पर हम जो होमोलोगस क्रोम है उनको सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम देखें ये ग्रीन वाला इस साइड पर आ जाएगा और ब्लैक वाला आपके पास अपोजिट पोल की तरफ चला जाएगा। हर पोल के पास हैप्लॉइड सेट आ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी हैप्लॉइड सेट आ जाएगा, मतलब एक सिंगल सेट आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, सिंगल सेट आ जाएगा। देन आपके पास जो लास्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस की, दैट इज टीलोफेज वन। उस टीलोफेज वन में क्या होगा, ऑलमोस्ट वो चीजें होंगी जो प्रोफेज वन में हो रही थी, लेकिन उल्टे फैशन में होंगी। लाइक क्या हो रहा था वहां पर ये हो रहा था कि आपने देखा था क्रोमाटिन से क्रोमोसोम बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, वो क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अनकॉइल हो जाएंगे किसके अंदर, या डीकंडेंस हो जाएंगे किसके अंदर, क्रोमाटिन के अंदर। अच्छा, वहां पर आपके पास जो न्यूक्लियल आया है प्रोफेज के अंदर गायब होगी थी, साथ में इन्वेलप जो आपकी है वो भी गायब होगी थी। अब यहाँ पर क्या होगा, रीअपीयर हो जाएंगे या रीफॉर्म हो जाएगी, आप इस तरह से बात कर सकते हो। फिर वहां पर स्पिंडल अपरेटस बने थे, तो यहाँ पर जो स्पिंडल अपरेटस होंगे पुत्र, वो क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे, डिस इंटीग्रेट, मतलब टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, डिस इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। होप सो आपको इस चीज की क्लैरिटी हुई होगी। अच्छा, साइटोकाइनेसिस वन जो है एग्जैक्टली वैसे ही है जो माइटोसिस के अंदर हमने देखी थी। एनिमल सेल्स के अंदर ये किस तरीके से होगी, अगर आप बता सको मुझे, तो आपने वहां पर देखा था ये होती है बाय द हेल्प ऑफ क्लेवेज फूरो, मतलब आपकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर आपने वहां पर देखा था प्लांट सेल के अंदर ये कैसे होगी, प्लांट सेल के अंदर कैसे बनती थी, बाय द फॉर्मेशन ऑफ, पहले फ्रैगमोप्लास्ट बनता है, फिर आपके पास वहां पर सेल प्लेट बनती है, किसकी हेल्प से बनती है, गोल्जी वेसिकल की मदद से बनती है। फिर गोल्जी वेसिकल आपके पास क्या हो जाती है, आपस में फ्यूज हो जाती है। ठीक है। अब उत्तर यहाँ पर अगली चीज, इस साइटोकाइनेसिस के बाद जो डॉटर सेल्स बने हैं वो डॉटर सेल लाइक पेरेंटल सेल जैसे थे, जो यहाँ पर अब डॉटर सेल बनेंगे, दो डॉटर सेल बनेंगे, वो क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, दे विल बी दे विल नॉट बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू
parental cell. Parent PC is not a standard short form to represent parent cell, but right now I'm just representing. अच्छा पुत्र, इसके बाद अगर हम अगली स्लाइड के अंदर आपके लिए एक डिस्प्ले लेकर आए और आपको दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर इस मियोसिस वन किस तरह से टेक प्लेस हुई है, तो वो हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास प्रोफेज वन है। प्रोफेज वन, अगर हम इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक्सपोज, यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रोफेज वन में आपके पास ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की ऊपर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है आपस में एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं। और मेटाफेज वन के अंदर देखो यहाँ पर आपका ये भी होमोलोगस पेयर है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये सेंटर या इक्वेटरल प्लेट पर आपके पास क्या हो जाना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइनअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन एनाफेज के अंदर इन होमोलोगस क्रोमोसोम की ये रेड वाले जो हैं, इस साथ में जो ग्रीन सॉरी ब्लू भी आ चुके हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, ये एनाफेज की तरफ जाना स्टार्ट हो, मतलब एक एक प्लेट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, जो सेकंड वाले वो सेकंड पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ टीलोफेज वन और साइटोकिनेसिस, यहाँ पर आपके पास दो डॉटर सेल बन जाएंगे। आप देखो ये दोनों डॉटर सेल इस पेरेंटल सेल से क्या है, एग्जैक्टली और टोटली डिफरेंट है आपके पास। देन अगर हम चलते हैं मियोसिस टू की तरफ, उससे पहले हमारे पास यहाँ पर इंटरफेस टू चलेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, इंटरफेस टू में एक तरह से मैं ये बात कहूँ, अगर कि वहाँ पर एस फेज नहीं होगी, एस फेज नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इंटरफेस टू के अंदर देयर विल बी नो डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन वहाँ पर क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको अब जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंजर्व करना है, मेंटेन नंबर आपको कांस्टेंट रखना है, आप उसको कम ज़्यादा अब नहीं कर सकते। तो अब उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन फर्दर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फौरन से हम चलते हैं मियोसिस सेकंड की तरफ। मियोसिस सेकंड में आपके पास अगेन वही कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस होगी। कैरियोकिनेसिस अगेन आपके पास प्रोफेज वन, प्रोफेज सॉरी मेटाफेज वन, देन सॉरी एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड के अंदर ब्रेकअप हुई होगी, और उसको आप स्प्लिट कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पर अगर हम प्रोफेज सेकंड की बात करें, तो प्रोफेज सेकंड के अंदर क्या क्या होगा, हम बहुत जल्दी से यहाँ से पूछ लेंगे, क्योंकि ये एक्जैक्टली वही चीज़ें होंगी जो माइटोसिस की तरह होती है। अच्छा, मियोसिस टू मुझे अभी याद आ गया कि मियोसिस टू इज एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर टू माइटोसिस। इसमें भी क्या होता है, ये मियोसिस टू इज लाइक अ माइटोटिक फेज। इसमें भी आपके पास जो डॉटर सेल पैदा होंगे वो आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंटल सेल के मुकाबले में। और यहाँ पर भी कोई मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर है या आपके पास जो डीएनए की अमाउंट है वो क्या रहेगी, ऑलमोस्ट टोटली सेम रहेगी आपके पास। प्रोफेज वन के अंदर आपके पास जो सॉरी सेकंड की बात कर रहा हूँ, प्रोफेज सेकंड में आपके ऊपर जो क्रोमाटिन है वो वापस से उसकी क्वाइलिंग स्टार्ट होगी और कंडेंस होकर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन जो इसका हम सेकंड इवेंट की बात करते हैं, वो हम क्या बात करते हैं, न्यूक्लियोलाई प्लस न्यूक्लियर इनवेलप, वो क्या हो जाएगी यहाँ पर इस अपेयर हो जाएगी। देन हम अगला पॉइंट की बात करते हैं, क्या यहाँ पर जो स्पिंडल अपरेटस है या स्पिंडल फाइबर्स की अगर हम बात करें, वो यहाँ पर उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, और वो एट द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड बन चुके होंगे आपके पास यहाँ। देन अगेन यहाँ पर अगली जो आपके पास मेटाफेज सेकंड फेज है, मेटाफेज सेकंड में क्या होंगे, जो क्रोमोसोम्स हैं, अब देखो यहाँ पर हम बात करें क्रोमोसोम्स अलाइन होंगे। मेटाफेज वन में और मेटाफेज टू में क्या डिफरेंस है, मेटाफेज वन में आपने देखा होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप होते थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम क्या होंगे, लाइन अप होंगे इक्वेटर प्लेट के ऊपर, या जिसको आप क्या बोलोगे, मेटाफेज प्लेट बोलोगे। देन आपके पास जो इसकी थर्ड फेज होगी, दैट इज एनाफेज सेकंड। अब अगर आपको एनाफेज वन में याद हो, एनाफेज वन में आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास सेपरेशन होगी, किस चीज की, सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड्स की, इनकी आपस में क्या होगी, सेपरेशन होगी। देन आपके पास जो अगली फेज है वो है टीलोफेज सेकंड, लास्ट फेज है हमारे पास, दैट इज टीलोफेज सेकंड। इसमें वही कुछ होगा जो अपोजिट होगा, लेकिन फैशन में जो प्रोफेज सेकंड में हुआ, लाइक क्या हुआ वहाँ पर आपके पास, वहाँ पर क्रोमोसोम बना था, तो यहाँ पर क्रोमोसोम से वापस क्या बन जाएगा आपके पास, जस्ट सपोज क्रोमाटिन बन जाएगा आपके पास। और जो न्यूक्लियर आई थी आपके पास, और जो न्यूक्लियर इनवेलप थी वहाँ पर गायब हो गई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रीअपीयर हो जाएगी, रिफॉर्म हो जाएगी। देन आपके पास थर्ड पॉइंट क्या है, जो यहाँ पर स्पिंडल अपरेटस है, वो क्या हो जाएंगे आपके पास, डिस इंटीग्रेट्स हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे आप इसके पास, या डिसअपियर आप इसको बोल सकते हो। देन अगेन आपके पास साइटोकिनेसिस होगी।
साइटोकिनेसिस बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपके पास माइटोसिस के अंदर हो रही थी, जैसे आपके पास मियोसिस 1 के अंदर आपने देखी। तो एग्जैक्टली सेम वही चीजें यहाँ पर भी चलेंगी आपके पास। अगर आप मियोसिस 2 की बात करें, देखो यहाँ पर आपके पास इसको हम पिक कर लेते हैं सपोज। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपके पास ये क्रोमोसोम लाइन अप हुए हुए हैं मेटाफेज के ऊपर, फिर इसकी एनाफेज के अंदर कूलिंग स्टार्ट होगी है, फिर इनसे आपके पास क्या होना स्टार्ट होगी, टेलोफेज आपके पास आ गई है, फिर आपके पास साइटोकिनेसिस के बाद 2 डॉटर सेल यहाँ पर पैदा हो गई। और ये जो सेकंड डॉटर सेल आया था मियोसिस 1 का, अच्छा देखो मियोसिस 1 के जो डॉटर सेल है वो मियोसिस सेकंड के लिए पेरेंटल सेल है। तो यहाँ से इस एक से ये 2 सेल बन जाएंगे, इस एक से आपके पास ये 2 सेल बन जाएंगे, और ये एग्जैक्टली सेम होंगे अपने पेरेंटल के मुकाबले में। देन हम अब जल्दी से क्या करते हैं, मियोसिस को ना एक बार समराइज करते हैं कि मियोसिस हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, और हम इसको किसी भी तरीके से इसी फॉर्म में रखेंगे। अब देखो स्टार्टिंग में आपके पास ये इस तरह से था, इसकी रेप्लिकेशन हुई है, तो आपके पास ये मियोसिस 1 के फॉर्म में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हुए हैं। यहाँ से क्रॉसिंग ओवर के बाद देन मेटाफेज के बाद हर होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होगा, सेपरेशन होगी उसकी, एक यहाँ पर पेयर आ गया, एक पेयर यहाँ पर आ गया आपके पास, मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम। देन म्योसिस 2 में क्या हुआ है, इनकी जो क्रोमेटिड है उनकी सेपरेशन होती है, क्रोमेटिड की सेपरेशन होती है। तो दैट्स हाउ आपके पास ये क्रोमोसोम टेक प्लेस करती है। देन लास्टली हम बात करते हैं मियोसिस की सिग्निफिकेंस की, मियोसिस क्यों जरूरी है यहाँ। तो सबसे पहले आपने अगर हम मियोसिस की बात करें, मियोसिस की सिग्निफिकेंस की बात करें, तो मियोसिस की सिग्निफिकेंस आपके पास क्या है कि आपने सबसे पहली जो बात है वो रिडक्शन करनी है किसकी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, ठीक है, जो आपके पास जर्मलाइन सेल्स बनेंगे उनके अंदर। देन इसका सेकंड फायदा आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके लिए जेनेटिक वेरिएशन आए। सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास जो डॉटर सेल्स होते हैं वो पेरेंटल सेल्स से मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ क्यों होते हैं, क्योंकि वो म्योसिस की वजह से हैं। म्योसिस में ऐसा क्या फिनोमेना है जो हुआ है जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ रही है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इन दोनों फिनोमेना से आपके पास क्या इंश्योर हो रही है कि आपके पास जेनेटिक वेरिएशन की वजह से वहां पर यूनिक टाइप के गैमीट्स पैदा होंगे, जिनसे फर्दर ऑन इन नेक्स्ट जनरेशन आपके पास क्या आ सकती है, वेरिएशन आ सकती है। तो पहला पॉइंट आपके पास है रिडक्शन करके फिर आपने क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन भी करना है। अब देखो जो आपके पास डिप्लॉयड जर्म सेल्स होते हैं ना, डिप्लॉयड जर्म सेल्स वो म्योसिस के अंदर जाते हैं और वहां से आपके पास क्या पैदा होते हैं, हैप्लॉयड डॉटर सेल पैदा होते हैं, जो कि एक्ट करते हैं एज अ गैमीट्स के तौर पर। गैमीट्स 2 तरह के हो सकते हैं, लाइक स्पर्म्स हो सकते हैं, एग्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर प्लांट की बात करते हो तो गैमीट आपके पास क्या होंगे, स्पोर्स कहलाएंगे वहां। आप उनको इस तरह से बोल सकते हो, फंगस में भी आपके पास वो स्पोर्स कहला सकते हैं। देन आपके पास ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं आपस में फ्यूज होंगे और वापस से क्रोमोसोम का ना मतलब ये आपस स्पर्म और एग का मिक्सचर हो जाएगा, तो आपके पास जाइगोट बनेगा। और अगेन आपके पास कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे जीव, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स आपके पास आ जाएंगे। लेकिन स्पर्म और एग के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 एंड 23 होते हैं। देन फिर जब इनके आपस में कम्बिनेशन से फाइनल जो जाइगोट बनता है उसमें आपके पास कितने क्रोमोसोम दोबारा से रिट्रीव मेंटेन हो जाएंगे, दैट वुड बी 46 हो जाएंगे। एंड देन सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, वो हम बात कर रहे थे जेनेटिक वेरिएशन की। जेनेटिक वेरिएशन आपके पास वेरिएशन क्या होती है, अगर हम उसको डिफाइन करें, मतलब वेरिएशन थोड़ी बहुत चेंज अगर आ रही है आपके पास, इसको मैं सिंपल सी बात करूँ, चेंज चेंज क्यों आ रहा है, मतलब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, डिफरेंस अमंग मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी, एक ही जानदार एक ही स्पीशी है उसके मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो वेरिएशन कहलाते हैं। ये वेरिएशन ये आती किस वजह से, ये वेरिएशन आती है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से। अब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, आपकी बॉडी का अपना इंटरनल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, तो उस बेस पर आपके पास ये वेरिएशन आती है। वेरिएशन मतलब क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ यूनिक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जीन्स का एक नया कॉम्बिनेशन वहां पर बन जाता है गैमेट्स की वजह से, फिर जाइगोट के अंदर। देन आपके पास सबसे पहला जो मतलब आप अगर आप बात करो जो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन आएगी, वो पहला तो फिनोमिना होता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से।
देन आपके पास एक और सेकंड फिनोमिना होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसका जो आपस में जो कॉम्बिनेशन है कि कौन सा क्रोमोसोम किस सेल के अंदर जाएगा, किस स्पर्म के अंदर जाएगा, किस एग के अंदर जाएगा, दैट वुड बी इंडिपेंडेंट होता है, मतलब लाजमी नहीं है। लाइक अगर हम सपोज बात करें यहाँ पर, सपोज हम ये बात करते हैं यहाँ पर आपके पास जीन ए है, जीन बी है आपके पास, सपोज हम ये बात कर लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास जीन ए के साथ में भी वाई भी जा सकता है। लाजमी तो नहीं है जहाँ पर जीन ए जाएगा वहां पर भी जाएगा उस क्रोमोसोम के अंदर वाई भी जा सकता है। मे बी अब लाजमी तो नहीं है वाई की ही जाए, तो वाई के साथ भी जा सकता है आपके लिए। तो अब एक जानदार के अंदर में भी ये वाले दो चले जाएं, एक जानदार के अंदर में भी ये दो वाले चले जाएं, एक जानदार के अंदर में भी ये वाला और ये वाला चला जाए, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसकी वजह से मजीद वहां पर वेरिएशन आ जाती है। अब अगर हम लास्ट बात कर लें कुछ माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, तो एक डिफरेंस मैं आपके लिए यहाँ पर आपकी जो बुक सही है वो हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं और उसको जल्दी से हम क्विकली रीड कर लेते हैं, ताकि हमारी एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी इस चीज़ की, जो हम कुछ लेक्चर से पढ़ रहे हैं। अगर हम जल्दी से माइटोसिस को पढ़ें तो माइटोसिस हमें क्या कहती है भाई, हमारे पास ये सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है, जर्म-लाइन सेल्स के अंदर मियोसिस होती है। माइटोसिस में सेल एक ही बार डिवाइड करता है और इसमें सेल दो बार डिवाइड करती है। इससे दो डॉटर सेल पैदा होते हैं, मियोसिस में चार पैदा होते हैं। माइटोसिस में जो डॉटर सेल पैदा होते हैं दे वुड बी डिप्लॉयड, और मियोसिस में हैप्लॉयड होते हैं। डॉटर सेल बिकम द पार्ट ऑफ सोमैटिक बॉडी, जिन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में या जेनेटिक वेरिएशन या हेरिडिटी विरासत में हिस्सा नहीं लेना होता, आप इस तरह से बात कर सकते हो, जिन्होंने मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करनी होती। यहाँ पर यहाँ पर वो सेल्स पैदा होते हैं जिन्होंने गैमीट्स मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करना होता है। देन यहाँ पर आल क्रोमोसोम रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं। इन प्रोफेज वन आपने देखा था। देन माइटोसिस के अंदर चियास्मेटा फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पर चियास्मेटा होते हैं। यहाँ पर चियास्मेटा नहीं है तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगी, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर में आपको होगी। यहाँ पर जो डॉटर सेल पैदा होते हैं वो दे वुड बी आइडेंटिकल टू पेरेंट, और यहाँ पर जो पैदा होंगे दे वो भी डिफरेंट टू पेरेंटल सेल, और आपस में भी वो सेम नहीं होंगे। देन यहाँ पर डिवाइड जो डॉटर सेल है वो बाद में मजीद डिवाइड भी कर सकते हैं। गैमीट्स का लाजमी नहीं है, जो गैमीट्स पैदा होंगे लाजमी नहीं है वो मजीद डिवाइड कर सकें या ना कर सकें, कन्फर्म नहीं है, 100% केस नहीं है आपके पास। तो दिस दैट्स ऑल अबाउट आर यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल, और जिसके बारे में हम जितना डिस्कस कर सकते थे हमने मैक्सिमम किया। मैक्सिमम हमने इसको जितना शॉर्ट करके जितना आसान अल्फाज में समझने की कोशिश की वो हम कर सके। होप आपको ये जो मेहनत है, जो कोशिश है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आपको जो लेक्चर्स हैं आपका ये चक्कर है आपको क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपको बेस्ट विशेस एंड अल्लाह हाफिज़।